हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री के चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 से पहले हमने 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो वैदिक काल है वह 4 वेद थे। 4 वेदों में से जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसके समयकालीन जो भी संस्कृति थी उसकी जो कि वह सब वैदिक काल में रखा गया है। और बाद के जो 3 वेद थे और उसके बाद ब्राह्मण और भी आदि ग्रंथ थे जो कि ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ थे वो सभी उत्तर वैदिक काल में रखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन डिटेल्ड इनको देखते हैं। वैदिक सभ्यता से शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद भारत की संस्कृति की अमूल्य संपदा है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद ही हैं। क्वेश्चंस बनते हैं, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद हैं। वेदों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि हिंदुओं के आचार विचार, रहन सहन, कर्म या धर्म की विस्तृत जानकारी वेदों से ही मिलती है। मनु ने लिखा है कि आस्तिक वह है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखे और नास्तिक वह है जो वेदों की निंदा करे। तो वेदों का जो काल है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य इनका काल माना जाता है। इस प्रकार संपूर्ण वैदिक साहित्य का सृजन संभवतः 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। इसी युग को वैदिक युग कहा जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन जो वैदिक सभ्यता या फिर वेद का जो युग है पहला, वो ऋग्वेद से संबंधित है और ये 3 उत्तर वैदिक काल में आते हैं। इन वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। जिस युग में ऋग्वेद की रचना की गई उसे ही ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। शेष तीनों वेदों की रचना को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की विशेषता बताई जा रही है। पहले वह जैसे कि प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 1017 सूक्त हैं, 11 वलाखिल्य हैं। इनको टोटल मिलाकर जो सूक्त हैं वो 1028 हो जाते हैं। 1017 सूक्तों की संहिता और 11 वलाखिल्यों को मिलाकर 1028 सूक्त हो जाते हैं और इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद से आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हम उनकी सामाजिक स्थिति या फिर सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक में परिवार ही आता है। पारिवारिक जीवन कैसा था? तो आर्यों के समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। तो सबसे पहले आर्यों के जो समाज में आधारभूत इकाई थी वह परिवार से शुरू होती थी। ऋग्वैदिक जो परिवार था वह पितृसत्तात्मक था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो सिंधु सभ्यता में जो परिवार था वह मातृसत्तात्मक था और पितृसत्तात्मक में जो भी कोई परिवार होता है उसका मुखिया एक पुरुष होता है और मातृसत्तात्मक में महिला होती है। तत्कालीन समाज में जन्म व धन की सुरक्षा के लिए सामूहिक परिवार की व्यवस्था भी थी। और कुछ नॉर्मल बातें वो होती हैं जैसे कि महिलाएं घर का कार्य करती थीं और घर की जिम्मेदारियां महिलाएं संभालती थीं। तो ये चीज़ें तो आप आज के ज़माने से भी देख सकते हैं, पहले भी ऐसा ही होता था, अब भी करती हैं वो। तो दूसरा देखते हैं हम मनोरंजन। ये मनोरंजन के लिए क्या क्या कार्य करते थे? तो ये नृत्य, संगीत, जुआ, शिकार, रथ दौड़, ये अपने मनोरंजन के लिए किया करते थे। ऋग्वेद काल के जो लोग हैं वह विशेष रूप से संगीत प्रेमी थे। भोजन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में भोजन में दूध का विशेष महत्व था।
ये गाय को पवित्र पशु मानते थे और इसका मांस नहीं खाते थे। ये बाकी और जानवरों का मांस खाया करते थे। इनकी वेशभूषा की हम बात करें, वेशभूषा एवं प्रसाधन, तो आर्य सूती व ऊनी रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। ये मृग छल का भी प्रयोग किया करते थे। हमने देखा था सिंधु सभ्यता में जो व्यक्ति थे वह दो कपड़े पहनते थे। उनका एक होता था वास और एक होता था अधिवास। लेकिन इनके तीन कपड़े होते थे जो ये धारण करते थे। एक तो वास जो शरीर के निचले भाग में पहना जाता था, अधिवास जो ऊपर के भाग में पहना जाता था, और ये नीवी अंडरगारमेंट जिसे नीवी बोलते थे, ये वह भी इनके द्वारा पहना जाता था। आगे हम बात करें औषधियों का ज्ञान, तो इन्हें औषधियों का भी ज्ञान था क्योंकि इनके काल में चिकित्सकों का भी उल्लेख मिला है। और ऋग्वेद काल की जो सबसे प्रमुख बीमारी थी वो थी यक्षमा। अब हम शिक्षा की बात करें तो आर्यों के समय में या फिर वैदिक युग में ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का उल्लेख स्पष्ट नहीं किया गया है। यद्यपि इस संस्कार का ये जो संस्कार है उपनयन संस्कार, इसका उल्लेख सबसे ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में है। इसमें इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। कहा जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं ऐसा कि ऋग्वेद के जो लोग थे उनको लिखने का ज्ञान नहीं था। जाति प्रथा, ये समाज 4 भागों में बटा हुआ था। जो कि पूजा पाठ का कार्य करते थे वो ब्राह्मण, और जो प्रशासन का कार्य या फिर क्षत्रिय जो कि कोई राज्य है या देश है उसकी रक्षा करते थे वो क्षत्रिय। फिर उसके बाद व्यापार को जो कार्य करते थे वो व्यापार का जो कार्य करते थे उनको कहते थे वैश्य, और जो इन तीनों वर्गों की जो सेवा करते थे उनको कहा जाता था शूद्र। आगे देखते हैं विवाह एवं स्त्रियों की दशा। इनके काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। कितने साल पहले भी देखो, अब तो उस समय भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। आगे देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति में कृषि, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। और पशुपालन भी आर्यों की विशिष्ट वृत्ति थी। कृषि के लिए भी पशुपालन में रुचि आवश्यक थी। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं की आराधना या देवताओं की पूजा की जाती थी। आखेट, हंटिंग या शिकार भी किया करते थे। ये लोग शिकार के लिए धनुष बाण का ही प्रयोग मुख्यतः किया करते थे। जीवन निर्वाह व अपने पशुओं की रक्षा के लिए ये शिकार करते थे। लघु उद्योग, कुछ कॉटेज इंडस्ट्री जो कि छोटे छोटे कार्य वह घर पर ही किए जाते हैं वो इनके कार्य में होते थे। कला कौशल, बढ़ईगिरी और लोहार, ये जो कार्य हैं, गोफियों, चर्मकार, ऐसे छोटे छोटे कार्य भी इनके समय में हुआ करते थे। व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें तो इनके समय में स्वदेशी और विदेशी दोनों ही प्रकार का व्यापार होते थे। यद्यपि सौदा पटाने में नापतोल बहुत बड़ी होती थी, किंतु एक बार जब सौदा तय हो जाता था उसका निर्वाह किया जाता था। आगे देखते हैं इनकी धार्मिक स्थिति या धार्मिक दशा कैसी थी। ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा अर्चना एवं स्तुति मिलती है वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक हैं। ज़्यादातर यह प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे। निम्नलिखित तत्वों से तत्कालीन स्थिति और स्पष्ट रूप से सामने आती है। ये आराधना एवं यज्ञ किया करते थे। ऋग्वेदीन जो धर्म है, ऋग्वेद कालीन जो धर्म में पूजा एवं यज्ञ का प्रमुख स्थान था। और इन्होंने देवताओं का वर्गीकरण कर लिया था 3 आधार पर। पहले थे स्वर्ग के देवता जिसमें ये घोष, वरुण और सूर्य को मानते थे। दूसरे थे वायुमंडलीय देवता जिसमें इंद्र, रुद्र और मरुत को मानते थे। इसके अतिरिक्त इनके अनेक छोटे छोटे देवता भी थे। धातु, विश्वकर्मा, ऋभुस, अप्सरा, गंधर्वस आदि इनके कुछ अन्य देवता थे। अब हम बात करते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति की। तो राजनीतिक स्थिति कैसी होती थी। राजनीतिक स्थिति परिवार से शुरू होती थी इनकी, फिर परिवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जो इनका राज्य था वो। तो कुटुंब, परिवार,
वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कुटुंब या परिवार ही था और यह प्रतिसत्तात्मक था, ये हमने देख लिया है। कई कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था, जो कि आज के विलेज गांव होते हैं। प्रत्येक गांव का एक अधिकारी होता था और उसे ग्रामीण कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। फिर कई जो ग्राम हैं उन्हें जब एक साथ मिला दिया जाता था तो उस समुदाय को विस कहते थे। तो आज के ज़माने से आज के टाइम से आप इसे रिलेट करें तो विस एक ब्लॉक है और जो विस का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे विसपति कहा जाता था। फिर विस के बाद जन, जैसे कि हमारे यहाँ होता है आज के टाइम में जो होता है, पहले गांव, पहले परिवार, फिर गांव, फिर उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिला, जैसे कि जन है, जिला ही है ये। विषयों को मिलाकर जन बनता था और उसका जो अधिकारी होता था जिले का या जन का, तो वो होता था गोप। और फिर बनता था राष्ट्र, जिलों को या जनों को मिलाकर राष्ट्र या उनका जो राज्य होता था या देश, जो अलग अलग ही थे उस टाइम पर, तो एक नहीं था, भारत के बीच भी है। देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहते थे। राष्ट्र से संघात्मक सरकार का आभास होता है। और शासन व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था प्रमुखतः राजतंत्रात्मक थी, जिसका अध्यक्ष राजा होता था। अब हम इनकी शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले शासन व्यवस्था का जो मुख्य होता है वो राजा होता था। फिर पुरोहित और सेनानी होते थे। उसके बाद सभा एवं समिति, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। सभा समिति वैदिक कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली दो संस्थाएं थीं। सभा एवं समिति को प्रजापति की कन्या कहा जाता है। आज के हिसाब से आप देखें तो राज्यसभा और लोकसभा, ये दो प्रधानमंत्री को नियंत्रित करने वाली सभाएं होती हैं। ये उसी समय आप इसे देखें रेट करके, तो सभा एवं समिति आज की लोकसभा और राज्यसभा से ही हैं, जो कि राजा को नियंत्रित, जो राजा अपनी मर्जी ना चलाए उसे नियंत्रित करने के लिए ये बनाई गई थी। उसके बाद न्याय व्यवस्था को देखते हैं इनकी। ऋग्वेद में कानून के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। हमने वैदिक काल को देख लिया। वैदिक काल के बाद ऋग्वेद का जो काल था वो वैदिक काल था। ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, ये जो काल था ये सब उत्तर वैदिक काल था। ऋग्वैदिक युग के पश्चात के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में शेष 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषद एवं आरण्यक की रचना की गई थी। अब हम उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को देखें तो उत्तर वैदिक काल में समाज जो था वह पितृ प्रधान था। उसी की तरह इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। मनोरंजन में रथ दौड़ साधन, नृत्य संगीत के मनोरंजन के प्रमुख साधन नृत्य संगीत थे। आगे देखें भोजन व पेय, तो आज की तरह भी आप देख सकते हैं दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूँ, सरसों। वेशभूषा की बात करें तो उन्हें नीवी, वास और अधिवास कहते थे। ये भी वही कपड़े पहनते थे जो कि वैदिक काल के लोग पहनते थे। आगे देखते हैं इनकी शिक्षा। तो इनके समय में उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हुआ और शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुखमय बनाना हो गया। इस युग में शिक्षा मात्र पुस्तकीय नहीं थी, वह भावी जीवन में संघर्ष का सामना करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो उन्हें जो शिक्षा दी जाती थी वह प्रैक्टिकली दी जाती थी, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझा के बताया जाता था। शिक्षा का प्रमुख ध्येय था सांसारिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना। आध्यात्मिक एवं सांसारिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था या ध्येय था। तो शिक्षा जो शुरू होती थी तो वह उपनयन संस्कार से शुरू होती थी। उपनयन संस्कार में जो उनके गुरु होते थे वह गुरुकुल में होते थे। जब बच्चे को वहाँ लेकर जाया जाता था गुरु के पास, तब होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार होने के बाद ही वह शिक्षा उनकी प्रारंभ होती थी। आगे देखें जाति प्रथा। वैदिक काल में आर्यों के विस्तार के बाद ज्यों-ज्यों उनके उपनिवेश और राज्यों में स्थिरता आने लगी त्यों-त्यों सामाजिक जीवन भी स्थिर होने लगा।
ऋग्वैदिक काल में वर्ण मुख्यतः कार्य और रंग पर आधारित थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गए। इस प्रकार जो धर्म की व्यवस्था करते थे वह ब्राह्मण कहलाए, और जो राजनीति में अधिकार रखने वाले क्षत्रिय, और व्यापार एवं कृषक वैश्य, और जो इन तीनों वर्गों की रक्षा करने वाले वो शूद्र थे। वैदिक काल में भी ऐसा ही था, लेकिन वह जन्म के आधार पर नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ये सब जन्म के आधार पर हो गया और पैतृक बन गया कि जो जैसा है वह वही रहेगा, जिसने जिस जाति में जन्म लिया या वो उसी में रहेगा, ऐसा हो गया। यहाँ पे आश्रम व्यवस्था, इन्होंने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था। मनीषी आर्यों ने जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया था। तो वो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्या एवं ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरुकुल में 25 वर्ष तक का जो काल था शुरू का, वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आगे के 25 साल, फिर वानप्रस्थ आश्रम 25 से 75 का गृहस्थ जीवन को त्याग कर तपस्या करना, वानप्रस्थ आश्रम। और फिर उसके बाद गृहस्थ से और संसार से पूरी तरह संन्यास ले लेना, सांसारिक बंधनों का त्याग कर देना, वह था संन्यास आश्रम। अब हम देखते हैं विवाह एवं स्त्रियों की दशा। उत्तर वैदिक काल में विवाह एक पवित्र कार्य माना जाता था। विवाह के जो विभिन्न तरीके थे 8 वो उत्तर वैदिक काल तक प्रचलित नहीं हुए थे। तो उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह जो विवाह होते हैं, बहुविवाह, एक से ज़्यादा विवाह करने का पुरुषों को अधिकार था। मुख्यतः यह सिर्फ राज परिवारों तक ही था, सामान्य लोगों के लिए नहीं था। सती प्रथा इस युग में प्रचलित नहीं थी। आगे हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। कृषि, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय इसमें भी कृषि ही था। ये लोग पशुपालन भी किया करते थे। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। गृह उद्योग एवं व्यवसाय, इनके यहाँ भी छोटे छोटे उद्योग चलते थे। तत्कालीन साहित्य से जुलाहे, सुनार, कुम्हार, लोहार, चर्मकार, रथकार आदि छोटे छोटे उद्योग भी घरों में हुआ करते थे। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को धातुओं का व्यापक रूप से ज्ञान था, जिसके कारण उनका आर्थिक जीवन अत्यंत समृद्ध हो गया था। व्यापार एवं वाणिज्य, उत्तर वैदिक काल में आंतरिक एवं वैदेशिक दोनों ही प्रकार का व्यापार प्रगति पर था। इस युग में व्यापारियों के संगठनों का भी उल्लेख मिलता है। साधारणतः व्यापार वस्तु विनिमय की प्रणाली से होता था, एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लेना। और इसमें ऋग्वैदिक काल के समान गाय भी विनिमय का माध्यम थी। इसमें कोई चीज़ खरीदने के लिए लोग गाय को देकर भी उस वस्तु को खरीद लिया करते थे। अब हम उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति को देखें तो यज्ञ, लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं को मंत्री से अपने वशीभूत करना चाहा मंत्रों से। अतः वैदिक मंत्रों के महत्व में भारी वृद्धि हुई। राजवली पांडे ने इस काल को वेदवाद का युग कहा। देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आ गया। अब इन्होंने देवताओं को 2 भागों में बांट लिया, कुछ प्रमुख देवता और कुछ गौड़ देवता। तो जिनको ये ज़्यादा मानते थे ये उनके प्रमुख देवता हुए। तो इन्होंने ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और वरुण अब उतने प्रधान नहीं रहे। अब उनका स्थान, अब ये जो जिन देवताओं की पूजा करते थे या जिन्हें प्रमुख मानते थे वो थे प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव प्रमुख देवता बन गए। अब हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इस समय शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हो गया। राजा के अधिकार, ऐतरेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि राजा के पद का जन्म अराजकता एवं युद्ध में विजयाश्रय प्राप्त होने के लिए हुआ। राजा का पद पैतृक हो गया। अब जैसे कि एक राजा बना फिर उसका बेटा, फिर राजा बना फिर उसका बेटा राजा बना, इस तरह से ये पद पैतृक हो गया। परंतु कभी कभी उसका निर्वाचन भी किया जाता था। जबकि कोई राजा अयोग्य घोषित होता था तो उस अयोग्य साबित होने पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित करके राजा बना दिया जाता था। प्रारंभ में राजा निर्वाचित होता था, किंतु राजा एवं प्रजा में समझौता हुआ, जिसके अनुसार राजा ने प्रजा की सुरक्षा का दायित्व धारण किया
और प्रजा को विश्वास दिलाया कि मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा और आप मुझे ही राजा बनाए रखें। इस तरह का उनके बीच समझौता हुआ। आगे देखें प्रशासनिक पदाधिकारी। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक युग की अपेक्षा राजा की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने हर क्षेत्र में अनेक विभाग बनाए और उन विभागों को एक एक अधिकारी के अंतर्गत किया। सभा समिति, राजा की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने वाली सभा एवं समिति, इसके बारे में हमने पीछे देख ही लिया है। आगे देखते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था इस समय। उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी होते थे। न्यायाधीश को स्थपति कहा जाता था। अब हम आगे देखते हैं भारत में लौह युगीन संस्कृतियों के पात्रों के बारे में देखते हैं। मानव सभ्यता की बहुमुखी प्रगति में लोहे की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जिन काल में ज़्यादा लोहे का प्रयोग किया गया उनको ही लौह युग कहा गया। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में प्रयोग किया गया शब्द अयस, लोहे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है और विद्वानों के अनुसार लोहे के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। केवल लोहे के लिए अयस को नहीं माना जा सकता, वरन धातु शब्द के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि लोहित अयस, कृष्णा अयस शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कृष्ण अयस वाली धातु अर्थात लोहे के लिए उल्लिखित है। आगे देखते हैं तो जो लौह युगीन संस्कृतियां हैं वो किन किन स्थानों से मिली। तो ये है पूर्वी भारत, चिराट, सोनपुर, मध्य भारत व दक्कन, एरण और नागदा में जो उपकरण मिले हैं उन्हें दुधारी, कटार, चम्मच, छल्ला, चाकू, ये लोहे के ही मिले हैं वहाँ से। दक्षिण भारत में जो लोहे की चीज़ें मिली हैं वो गैंती, हाशिया, वसूला, छेनी, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि ये सब मिले हुए हैं। आगे देखते हैं इनके मृद भांडों की संस्कृति कैसी थी। इनके जो बर्तन थे वह किस टाइप के बने हुए होते थे उसके बारे में बताया गया है लौह युगीन जो संस्कृति थी उनकी। दूसर ग्रे कलर को कहा गया है। दूसर पात्र परंपरा की खोज ने भारतीय पुरातत्व की एक अत्यंत गहन समस्या का समाधान किया, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लगभग 1500 ईसा पूर्व के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किन संस्कृतियों का उदय हुआ तथा वे क्या उपादान प्रयोग करते थे, यह जानना बिना किसी साक्ष्य के अत्यधिक कठिन था। इसीलिए इस काल को अंधकार युग का नाम दिया गया। अब तक इस काल में जो भी बर्तन थे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में या लौह युग में, तो इस काल में इन्हें ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले थे, तो वह कहते थे कि इस युग को उन्होंने अंधकार युग कह दिया। परंतु उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जब अहिछत्र नामक टीले की खुदाई की गई तब इस परंपरा की सही जानकारी प्राप्त हुई। इनके जो बर्तन थे वह 4 टाइप के होते थे, 4 क्रमों में रखा गया। चित्रित धूसर पात्र परंपरा में लोहे का अभाव था, कुछ बिना लोहे के थे। फिर चित्र दूषित मृदभांड एवं एनवीपी पात्र परंपरा के मध्य अंतराल का होना। एनवीपी की आरंभिक तिथियां। चित्र दूषित पात्र परंपरा का महाभारत के कथानक से संबंध, पुरा स्थलों से मिलना। आगे देखते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड के नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये पेंट हुए ग्रे कलर के बर्तन हुआ करते थे, जो कि अलग अलग कलरों से उन पर चित्रकारी की जाती थी, जैसे फूल पत्तियों का होना, जानवरों का होना, इस तरह से उन पर रखा जाता था। ये पात्र सामान्यतः 2 प्रकार के होते थे। ऊंची गर्दन वाली तस्तरी के आकार का पात्र, जैसे कि आप सुराही को देखते हैं, और कटोरे के आकार वाला पात्र। आगे देखते हैं इन पात्रों की विशेषता। ये पात्र आकार के पतले होते थे, जो कि मुलायम मिट्टी से चाक पर बनाए जाते थे। आग पर पकने के कारण इनका रंग धूसर से बदलकर भूरा व काला भी हो जाता था। इसके अतिरिक्त रूपड़ से प्राप्त कुंभकला तथा चित्र दूषित मृदभांड के बीच जो व्यवधान देखने को मिलता है
वह वैदिक आर्यों की ही देन है। आगे देखते हैं चित्र दूसरे के बाद। उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, जो ब्लैक एकदम काले कलर के चमकीले बर्तन जो होते थे उन्हें कृष्णमार्जित मृदभांड कहा गया है। ये मृदभांड उत्तरी गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रमुखता रूप से प्राप्त हुए, इसीलिए इन्हें उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड कहा गया। ये दो प्रकार के होते थे, एक कटोरी के आकार के और दूसरे ऊंची कोर की तस्करी के आकार की। यदि हम गंगा घाटी के स्थलों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में ये पात्र सबसे अधिक मिले हैं तथा यहाँ पर वैज्ञानिक विधि से खुदाई का कार्य हुआ। खुदाई की दृष्टि से इन क्षेत्रों में हस्तिनापुर और कौशाम्बी क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।